हेलो ऑल, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्त? जैसा कि अनअकैडमी इज नोन टू प्रोड्यूस द टॉपर्स, एंड टुडे आई हैव वन ऑफ द टॉपर विथ मी जिन्होंने जर्नी के लिए, पहले बात करूं तो एक ब्रीफ में बता देता हूं। नाम है सागर। पहली बार जब तैयारी स्टार्ट की थी तो जस्ट क्वालिफाई किया था, एंड दिस टाइम he secured the double digit rank with AIR 39 in GATE 2024. So first of all, congratulations सागर। और जर्नी के बारे में हम डिस्कस करते हैं आपसे कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किए, क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा, और फिर क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए ड्यूरिंग द जर्नी, और आप AIR 39 तक कैसे पहुंचे। ओवर टू यू सागर। जी सर, थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं जर्नी के बारे में स्टार्ट करूँ तो मतलब मैं 2020 में पास आउट हुआ था। और एक्चुअली उस समय कोविड लग गया था, तो हमारे जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स थे जो एक्चुअली होते मई के मंथ में, तो एक्सटेंड होकर नवंबर दिसंबर में चले गए। तो तभी जून में अनअकैडमी के एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ गेट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल। और मैंने पहली बार आपका ही वीडियो देखा था, मतलब उस चैनल पर आपने बताया था कि गेट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, यूट्यूब पर कैसे पढ़ाई हो सकती है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं था गेट के बारे में, तो वहीं से फिर मैंने ढूंढने लगा। तो मैं सोर्स बुक्स ढूंढने लगा, फिर एक एक करके धीरे धीरे करके सभी टीचर्स आते गए अनअकैडमी के चैनल पर, और सभी मतलब वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो पहली बार जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ नहीं सर, मतलब यूट्यूब के लेक्चर्स देखता था, जितने क्वेश्चंस क्लास में बनाए जाते थे उतने ही करता था, और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। और उस साल में ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करते करते जनवरी का मंथ आ गया, तो मैंने सिर्फ एक ही टेस्ट दिया, उसमें मेरे मार्क्स बहुत ही खराब आए थे उस टेस्ट में। तो और दिसंबर में मैंने जैसे कि बताया हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम्स भी थे, तो मैं उस साल सिर्फ क्वालिफाई ही कर पाया। मेरे ख्याल से उस साल मेरे कुछ 32 या 33 के अराउंड मार्क्स थे। तो जब वो खत्म हुआ तो मुझे पता चला कि नहीं, मतलब कंसेप्ट तो क्लियर हो गए थे, बेस तो हो गया था, लेकिन अगर गेट में एक्सेल करना है तो मुझे ये पता चल गया कि दो ही चीजें जरूरी है। एक तो प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, और स्पीड और एक्यूरेसी, ये तीन चीजें बहुत मैटर करती है। तो मैंने उसके ऊपर अपना काम करना स्टार्ट किया। और एक्चुअली सर मैंने उसी के साथ ये भी कि आपका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता था, और मेरे जो जूनियर्स थे उनके साथ कांटेक्ट था, तो मैंने भी मतलब जो मैं पढ़ता था वही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और उससे क्या होता था कि मेरे कंसेप्ट और भी स्ट्रांग होने लगे, मतलब सुबह दिन भर आपकी क्लास कर ले और शाम को बच्चों को पढ़ाता था। और फिर मुझे पता चला प्लस के बैच के बारे में। जैसे ही मेरे 21 का एग्जाम खत्म हुआ, मैंने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया। आप मतलब आपसे ही कांटेक्ट करके वो सब्सक्रिप्शन भी लिया था, और मैंने वहां से प्रॉपर फिर से जीरो से स्टार्ट किया, पूरी साल प्रिपरेशन की। और फिर सर वही हुआ, मतलब दिसंबर तक मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया प्लस से। और उस साल मैंने दिए 2-3 टेस्ट दिए, फुल लेंथ टेस्ट दिए। उस साल मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब मुझे लगता था कि एक फुल लेंथ टेस्ट दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए तो हो जाएगा। तो वो 2022 में मेरी फिर 2000 के अराउंड कुछ रैंक आई। तो फिर मैंने वही मतलब कंटिन्यू ही करता रहा, मैं बच्चों को पढ़ाना, प्रैक्टिस करना। फिर मुझे थोड़ा सा डाउट, सेल्फ डाउट भी आने लगता है बीच में कि मैंने फिर से एक साल प्रिपेयर कर लिया, फिर 2000 के अराउंड रैंक आ रही है, तो अभी क्या करना, मतलब आगे होगा कि नहीं। क्योंकि मुझे ये था कि एमटेक के लिए ज़्यादा मैं फोकस नहीं था, तो मुझे करना तो या PSU था या मतलब टॉप 50 मेरा ड्रीम था सर। तो मैंने वापस से फिर से जीरो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने लगा, और जहाँ से क्वेश्चंस मिले वो बनाने लगा। फिर आपके जो जितने भी सीरीज थे, मतलब अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस होती थी आपकी, अभ्यास करके सीरीज लाई थी आपने। सॉम और ये स्ट्रक्चर के जो सब्जेक्ट थे, जो शॉर्टकट सिखाए थे, मतलब पहले मैं पूरा लेंथ वाइज जाता था, फिर आपने वो स्ट्रक्चर के बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया था। फिर जसपाल सर थे, उनका एनवायरमेंट जो टेक वगैरह किया, वो भी मतलब जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस की। 2022 में पूरी तरीके से प्रैक्टिस की। और फिर मेरे ख्याल से मैंने उस साल टेस्ट सीरीज खूब लिखी थी, मतलब दिसंबर और जनवरी के मंथ में मैंने टॉपिक वाइज जितने भी टेस्ट थे वो सब दिए। और ये नहीं, मैंने 2-3 अकेडमी से टेस्ट सीरीज खरीदी, फिर वो सब टेस्ट देने लगा। फिर 669 रैंक आ गई। और सर क्या हुआ उसी बीच, मैंने महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ का, तो मतलब आप भी बताते कि पढ़ाई एक ही होती है, मतलब बच्चे AE JEE के लिए अलग अलग से प्रिपेयर करते हैं, गेट के लिए अलग से प्रिपेयर करते हैं, तो वो नहीं होता है। मतलब मैं आपको फॉलो करता गया, और महाराष्ट्र की PWD की एग्जाम उसी इंस्टीट्यूट है 2023 में। तो सर मतलब मेरे नोट्स रेडी थे, मैंने सिर्फ उसके लिए 4-5 दिन पढ़ाई, मतलब
उस एग्जाम के रिगार्डिंग। और 4-5 दिन पढ़ाई की तो वहां पर भी मेरी ऑल महाराष्ट्र में 29 रैंक आ गई। और वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया एज जूनियर। हाँ, वहां पर मैंने ज्वाइन भी किया है। तो जब वो सिलेक्शन हुआ ना सर, तब एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अभी मेरा हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा। और मेरा 2023 में पूरा सिलेबस कंप्लीट था। तो मुझे पूरा साल बस यही करना था कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मैंने मतलब सर मैं आपको बता दूं कि जून के मंथ से टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। और हर मैंने एक रूटीन बना लिया था सर जून से 2023। सिलेबस कंप्लीट था। पूरा हफ्ता भर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई, मतलब 3 दिन एक सब्जेक्ट रिवाइज करता था पूरी तरीके से। फिर अगले 3 दिन उसके टॉपिक वाइज टेस्ट देता था। और क्योंकि मेरा फुल सिलेबस कंप्लीट था, तो मैं हर संडे को, जून से हर संडे को मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया जून के बाद। मतलब अराउंड मैंने 30 to 40 फुल लेंथ टेस्ट दिए गेट के एग्जाम तक। और तब जाके 38 रैंक आई है सर। और पूरे जर्नी में मुझे एक ही बात पता चली कि पेशेंस रखना है, एक दिन जरूर आपका होगा। और ये 39 रैंक आई, इसमें भी सर मेरे जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वो थ्योरी जो एमएसक्यू आता है ना, वही गलत हुए हैं। मतलब एमएसक्यू थ्योरी जो मैंने नहीं, मतलब कहीं भी पढ़े नहीं थे, वो गलत हो गए। बाकी न्यूमेरिक मेरी एक्यूरेसी सर। सागर आप म्यूट पे हो। हाँ। हाँ सर, आ रही है आवाज? जी, मतलब मेरी एक्यूरेसी न्यूमेरिकल के लिए 100% थी सर इस साल। मेरा नेगेटिव में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके नेगेटिव मार्क्स आए। और अगर वो एमएसक्यू होते तो मैं शायद टॉप 10 में। लेकिन ठीक है, वो गलती एग्जाम के दिन जो होता है वो हो जाता है। लेकिन मुझे इस पूरे जर्नी में दो ही चीजें पता चली कि गेट में अगर रैंक लानी है अच्छे से, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके सिवा रैंक नहीं है। मतलब आप कितने कंसेप्ट क्लियर है या फिर आपको कितना नॉलेज है, ये जरूरी नहीं है। आपको उस 3 घंटे के लिए प्रिपेयर करना है सर। तो जैसा कि देखो सागर, आपने बहुत सही बातें बोली हैं। एक होता है पेशेंस। जैसे अभी बहुत से बच्चे हैं जो जस्ट क्वालिफाई किए होंगे, ठीक है, उनका टारगेट नहीं है एमटेक करना। उनका टारगेट नहीं है कि हम कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर ले, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि वो एमटेक ज्वाइन तो कर लेते हैं, मन नहीं होता है। 2 साल वो एमटेक करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, राइट। और फिर वो लगता है कि यार मैंने गलती कर दी। तो उन सब बच्चों के लिए यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ उस तरीके से सोचा था, स्टिल आपने कंटिन्यू किया, अपने स्ट्रैटेजीज को बदला, आप प्लस पे आए। प्लस पे आपने अच्छा परफॉर्म किया, 2000 का राउंड गए। उसके बाद आपको लगा नहीं अभी और मेहनत बाकी है, आपने 669 स्कोर किया। तो दिस इंडिकेट्स द कंसिस्टेंसी। और आप बने रहे क्योंकि आपका टारगेट क्लियर था कि आपको पीएसयू ही लेना था, आपको और कुछ नहीं लेना था, राइट। या आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना था। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि भाई अगर आपको ड्रीम क्लियर है कि आपको करना क्या है, तो कभी डाइवर्जन नहीं आता, पेशेंस रहेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आज न कल जरूर होगा, राइट। और यही रीजन है कि आज आप महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी में भी ज्वाइन कर चुके हो, जैसा कि आपने बोला 2 दिन पहले आपने उसको भी ज्वाइन कर लिया है। और आप गेट में भी AIR 39 आपने स्कोर किया है। तो सागर, मतलब कुछ चीजें हैं जो बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे सब्जेक्ट्स को छोड़ के जाना या सब्जेक्ट को टफ समझना। तो इसमें आप क्या बोलोगे बच्चों को कि सब्जेक्ट, क्या कोई कोई भी सब्जेक्ट टफ होता है या कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाना सही होता है एग्जाम में? नहीं सर, मतलब सब्जेक्ट छोड़ के जाना या टफ ऐसी कोई, मतलब मुझे भी लगता था। मैं एक्चुअली सर बताता हूँ कि बच्चे यही करते हैं, जैसे मैंने भी पहले किया था कि जब पहले अटेम्प्ट में आपकी रैंक 2000 के अराउंड आती है, तो सोचने लगते हैं यार किसी किसी की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई टॉप 10 में आ जाता है। तब वो इंटरव्यूज हम भी यूट्यूब पर देखते हैं कि कोई टॉप 10 में आ गया, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो हम वो देख के डरने लगते हैं। लेकिन हमें अपना बैकग्राउंड भी देखना चाहिए उस वक्त, क्योंकि मैंने भी देखा कि वो जो बच्चे होते हैं फर्स्ट 10 में, शायद उन्होंने कॉलेज के 4 साल में उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, या उनका टारगेट फर्स्ट ईयर से ही वही होगा। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मैंने फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर नहीं किया था। तो मैंने अपने आप को यही समझा कि अगर किसी की रैंक टॉप 10 में आ रही, तो उसके पीछे उसकी होगी 2-3 सालों की मेहनत होगी, उसके कंसेप्ट उतने क्लियर हो गए। अगर मैं लास्ट ईयर के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उतना वक्त देना पड़ेगा।
और ये भी मैटर करता है कि आप कहाँ से पढ़े हो, आपका बैकग्राउंड कहाँ पर है। अगर ये चीजें समझ ली ना तो आप कंपेयर करना बंद कर देते हो। और यही चीज मुझे आपने भी समझाई थी कॉल के ऊपर, शायद आपको याद होगा या पता नहीं, लेकिन मैंने आपको कॉल किया था कि बाकी बच्चों से नहीं देखना है, सिर्फ अपना परफॉर्मेंस आपको इम्प्रूव करना है। अगर मैं 2000 में आ रहा हूँ इसका मतलब यह है कि मैं बाकी 2000 बच्चों में तो आ रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा बेसिक्स उतने क्लियर नहीं थे तो वो पहले मैंने किया, तो इसीलिए मैं 2000 तक आया। तो बात रही सब्जेक्ट्स की सर, तो सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊँ तो यही किया मैंने, मतलब पहले सिर्फ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट किए, जैसे कि सब बताते हैं जियोटेक, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट, इनको वेटेज ज्यादा है। और अगर हम 2023 का पेपर देखें तो उसमें स्ट्रक्चर्स भी आ गया था अच्छी तरीके से। तो सब्जेक्ट छोड़ जाना उससे क्या होता है सर, आप परफॉर्म तो करते हो लेकिन जो टॉप 50 या टॉप 100 का जो ड्रीम होता है आपका से पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है, जो एक सपोज एक छोटा सब्जेक्ट है जैसे कि रेलवे हो गया या फिर हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। बच्चे क्या सोचते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए क्या प्रिपेयर करना, लेकिन बात ये होती है सर एग्जाम के दिन, मैंने जियोटेक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है लेकिन जियोटेक का एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो मुझे नहीं आएगा, मतलब उस दिन नहीं बनेगा कितना भी अच्छा तरीके से जियोटेक हुआ हो, चाहे वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्यों ना हो। लेकिन इरिगेशन का इतना इजी सब्जेक्ट 2 मार्क्स के लिए आएगा ना, सिर्फ हमने वो पढ़ा नहीं इसलिए वो मेरे 2 मार्क्स चले जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। और अगर वो बना लिया होता तो वो टाइम भी कम लगता और मार्क्स भी बढ़ जाते। ऐसा होता है, इसलिए कोई सब्जेक्ट छोड़ना या कोई सब्जेक्ट टफ होता है ऐसा कोई, अगर आपको टॉप 50 या टॉप 100 में आना है तो सब सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और सभी सब्जेक्ट के जो बेसिक्स है एटलीस्ट वो तो क्लियर होना ही चाहिए। तो एकदम सही बात है, सारे सब्जेक्ट के और बेसिक लर्न होने चाहिए और कोई सब्जेक्ट आप छोड़ के नहीं जाने चाहिए। यस, कुछ जी, बोल रहे थे आप। और हाँ सर, और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसा कि मेरा 2023 का अटेम्प्ट था, उसमें मुझे एक चीज सिखाई है, मतलब हम जो प्रिपेयर करते हैं ना वो एक माइंड में लेके चलते हैं। मतलब मैंने 22 में जैसे प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, पूरी तरीके से प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन सर और एक बात होती है एग्जाम के लिए रेडी होना। क्योंकि 2023 में जो एग्जाम था, उस एग्जाम के पहले मेरा माइंड सेट क्या था कि मैंने अभी 2 साल प्रिपेयर कर लिया है, प्रैक्टिस भी पूरी कर ली, मेरे सारे सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट है। तो मेरा यही था कि अभी मेरी रैंक टॉप 50 या टॉप 100 में आनी ही चाहिए। ओके, तो मैंने वो प्रिपेयर किया टॉप 50 के लिए, और एग्जाम के दिन एग्जाम देने गया तो उस 3 आवर में मेरे माइंड में यही था कि मुझे अब वो टॉप 50 में आना है। तो आपका अगर गोल क्लियर होता है तो चीजें आसान हो जाती है और आपको आगे बढ़ना आपके लिए इजी हो जाता है। राइट, नो हाँ डाउट इन सर। दैट। सागर, सर एक उसी लास्ट। साथ मैं हाँ सागर, ट्वेंटी बोलिए। ट्वेंटी थ्री का यही मैं बताना चाहता था कि जब एग्जाम दिया, मैं 3 घंटे के लिए एग्जाम दे रहा था, और जैसे आप सबको पता है सर 23 का पेपर सबसे टफेस्ट पेपर था, क्योंकि 83 का टॉपर था उस साल। जनरली बाकी साल 90 के ऊपर ही टॉपर जाता है। तो मैं यही चल के लेकर रहा था कि मुझे अगर टॉप 50 में आना है तो मेरे 85 प्लस मार्क्स लाने हैं पेपर में। और क्या हुआ, पेपर जैसे स्टार्ट हुआ, पहले क्वेश्चंस बने ही नहीं, 3-4 क्वेश्चंस बने ही नहीं, और वो बर्डन लेके चला एंड तक, वो 3 आवर तक बर्डन लेके चला। और 3 आवर तक बर्डन लेकर चलने से ये हुआ कि जो लास्ट के जो सिंपल क्वेश्चंस थे ना, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आंसर्स पुट करने होते हैं, वो मुझे आते थे, लेकिन मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सही नहीं कर पाया, बस कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। क्योंकि मेरा ये था कि यार मुझे 80 प्लस लाने हैं और मैं उतना तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अभी इस साल भी नहीं अंडर अंडर 100 आ रहा हूँ। तो उसी गलती की वजह से मैं 669 आया सर। और जब पेपर देकर आया तो जैसे आंसर्स की आई, वही पेपर मैंने बनाया, तो मेरे उस साल भी मतलब अगर बिना बर्डन के किया होता तो मैं उस साल भी टॉप 100 में आ जाता। और इस साल मैंने यही माइंड में रखा कि पेपर में जाना है, पेपर देखना है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बनाने हैं और घर आना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा अगर मेरी तैयारी पूरी। बस यही तो बहुत सीख थी मेरी। नो डाउट। और ये बात हमने क्लास में कितना बार बोला है कि पेपर को अपने वेटेज के अनुसार देखो। पेपर को ये मत सोच रहे हो मेरे को इतना लाना है। ठीक है, जी पेपर टफ इजी कुछ भी हो सकता है। राइट, तो यू डोंट हैव टू थिंक ऑन दोज लाइंस, है ना। और ये होता है। तो जैसा कि आपने बोला, टेस्ट सीरीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, आपने बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट टेस्ट हो गया या मॉक टेस्ट हो गया, तो आपने मोर देन 50 प्लस टेस्ट कम से कम दिए हैं सो दैट यू गेट टू दिस रैंक। राइट। सागर, फाइनल वर्ड्स जो आप अपने बच्चों को बताना, अपने जूनियर्स को बताना चाहते हो कि भाई आप लोग ये करो ताकि
चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड है कि एक सब्जेक्ट में कितना करना है, क्या-क्या पढ़ना है, साथ ही साथ किस तरीके से आप रिवीजन को करना चाहिए, ठीक है? ओवर टू यू, लास्ट वर्ड्स। ओके सर। और सर मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि पहले कंसेप्ट क्लियर करो उस सब्जेक्ट के, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और उसकी रिवीजन छोड़नी नहीं है सर। मैं अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बस 1 मिनट में बता देता हूँ। मैं क्या किया, मैंने 2023 में मतलब स्टार्ट किया, 15 सब्जेक्ट्स नोट डाउन कर लिए, इतने सब्जेक्ट से उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, मतलब मैंने छोटे सब्जेक्ट पहले लगे, जैसे हाइड्रोलॉजी को रिवाइज किया आज। हाइड्रोलॉजी हो जाता है 3-4 घंटे में। फिर कल इरिगेशन को किया, इरिगेशन करने के बाद मैंने क्या किया, फिर हाइड्रोलॉजी इरिगेशन को किया। फिर थर्ड सब्जेक्ट लिया, फिर हाइड्रोलॉजी इरिगेशन थर्ड सब्जेक्ट, ये मैं एंड तक कर तक गया। इससे हुआ क्या, एग्जाम आने तक मेरा हाइड्रोलॉजी ये सब्जेक्ट इतनी बार रिवाइज हो चुके थे, हर बार मैं पूरे सब्जेक्ट करता था। और बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको रैंक लाना है तो बाकी बच्चों से कंपेयर मत करो, सिर्फ अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो, रिवाइज करते रहो और रिवीजन की हर एक स्ट्रेटेजी अलग थी। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी सर सर कि मैं बच्चों को पढ़ाता था, जैसे मैंने पढ़ लिया वही मैं बच्चों को पढ़ा दिया, और इससे होता क्या था कि वो कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होता है। इसलिए अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी को ढूंढो, वो हर एक की अलग होती ओके, सो थैंक यू सागर, और मैं उम्मीद करूंगा आप जल्दी और अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्स को क्लियर करोगे और आगे बढ़ोगे, और रुकना नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, मैं यही बात बोलता हूँ। बी कंटीन्यूअस, क्योंकि मंज़िल अभी बहुत आगे है। मंज़िल तय करना, जितना ऊपर आप मंजिल तय करते हो, उतना आप आगे बढ़ने का साहस रखते हो, ठीक है? तो आई विल ऑलवेज एडवाइस कि कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग। एक एग्जाम हुआ है, अब आपको कॉन्फिडेंस है कि आगे एग्जाम और निकालोगे, एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। सो रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, एंड मिलते रहेंगे हम लोग। थैंक यू। है। थैंक यू सो मच सर।